तो हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का 9th वीडियो है और ना इंग्लिश भाषा में या जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, उसका ये 2nd वीडियो है, पार्ट 2 है। तो जो हीट ट्रीटमेंट है ये हमारे आईटीआई के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा जाता है। और मैंने आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये आप कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ना पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टूल स्टील का हार्डनेस कितना होता है। तो टूल स्टील का हार्डनेस होता है 62 HRC, ठीक है। HRC मतलब है हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल, ठीक है। तो रॉकवेल स्केल के अंदर में टूल स्टील का हार्डनेस होता है 62 और मैकेनिकल सॉफ्ट फ्लोर में जो हार्डनेस मापने का प्रोसेस या जिस स्केल का इस्तेमाल होता है उसमें से रॉकवेल स्केल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज़, तो ना हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है? टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टील। स्टील का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका जो यांत्रिक गुण है, उसमें परिवर्तन लाना है हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, बट मुख्य उद्देश्य है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कंपोनेंट ऑफ C50 स्टील इज हीटेड टू 830 डिग्री सेंटीग्रेड, soaked at it for some time and then quenched in oil. Again it heated to 600 degree centigrade and quenched in oil. Name this process of the heat treatment. बोल रहा है C50 स्टील का कोई कंपोनेंट को 830 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया गया और कुछ देर सोक किया गया एंड देन उसको क्विंच कर दिया गया, फिर उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर दिया गया, फिर ऑयल में क्विंच कर दिया गया। तो ये प्रोसेस का, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम बताइए, ठीक है। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। पहले बार जब हमने उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया, फिर उसको तेल में क्विंच कर दिया, ये प्रोसेस हो गया आपकी हार्डनिंग। एंड देन उसको फिर 600 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया, फिर उसको तेल में क्विंच कर दिया गया, वो ये प्रोसेस हो गया टेम्परिंग। तो हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करना ही पड़ता है। हार्डनिंग के साथ साथ जो उसके अंदर में ब्रिटलनेस की गुण आता है, वो ब्रिटलनेस की गुण को एलिमिनेट करने के लिए उसको टेम्परिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्विंचिंग मीडिया इज इन ऑर्डर टू देयर सर्वाइटी ऑफ कूलिंग रेट दैट इज इन फ्रॉम स्लो टू रैपिड कूलिंग। तो आपको यहाँ पे क्विंचिंग मीडिया की ग्रुप जो नीचे दिया गया है, ठीक है, उसमें से स्लो से रैपिड कूलिंग की ओर जो क्विंचिंग मीडिया हम इस्तेमाल करना है उसका नाम बताना है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, पहले फोर्स्ड एयर, उसके बाद ऑयल, देन ब्राइन सॉल्यूशन। तो फोर्स्ड एयर में सबसे धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर तेल में ठंडा होगा और ब्राइन में बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एडेप्टेड to improve the internal structure of steel which has been subjected to sharp hammering. तो इंटरनल स्ट्रक्चर को परिवर्तन करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो हैमरिंग करने के बाद जनरली किया जाता है। देखो, हम फोर्जिंग हैमरिंग कास्टिंग जब कोई मेटल के अंदर में करते हैं तो उसका ग्रेन में डिस्टॉर्शन आता है, और ग्रेन्स में जब डिस्टॉर्शन आता है तो उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और जो इंटरनल स्ट्रेस वाला कोई मटेरियल
अगर है वो यूज़ करने में बहुत ख़तरा है, वो कभी भी क्रैक हो सकता है और उसके अंदर में माने अननोन फेल्योर की चांसेस देखा जाता है। तो मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रेस है उसको हमेशा मैंने नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा वो है नॉर्मलाइजिंग। मैंने था नॉर्मलाइजिंग जनरली कास्टिंग, फोर्जिंग, हैमरिंग के बाद किया जाता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टील is obtained due to the drastic cooling from the austenite structure। तो जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है उसका ड्रास्टिक कूलिंग मतलब बहुत जल्दी कूलिंग करने से हमको कौन सा माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो हमारा जो माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो है मार्टेनसाइट, ठीक है। हमने अगर ऑस्टेनाइट को रैपिड कूलिंग करेंगे, ड्रास्टिक कूलिंग करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट इज द राइट आंसर। Which one of the following processed by which steel is heated to a required temperature and then cooled slowly in the furnace itself। तो कोई भी एक ही ट्रीटमेंट प्रोसेस माने थे जिसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर में गर्म करने के बाद उसको फर्नेस के अंदर ही कूल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज़ एनलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एनलिंग। तो ठीक है, एनलिंग का मेन पर्पस जो है मेशिनेबिलिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। आ गया, सॉरी। देखो, टू इम्प्रूव मैग्नेटिज्म, टू इंक्रीज हार्डनेस, टू इंक्रीज टार्मनेस, ये नहीं होगा। तो मेशनिंग की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एनलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिजॉल्व्ड फ्रॉम सॉलिड सॉल्यूशन इट इज़ नोन एज। इवन हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन डिजॉल्व हो जाता है सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर में, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड। तो कार्बोराइजिंग मटेरियल जो सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल इनमें से क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ना कार्बोराइजिंग मटेरियल क्या है। दोस्तों देखो, जब हम लोग लो कार्बन स्टील को केस हार्डनिंग करते हैं तो लो कार्बन स्टील में 0.3 से कम कार्बन होता है, तो वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को रेस्पॉन्सिव नहीं कर पाएगा जब तक उसका बाहरी सरफेस में कार्बन की मात्रा को हम बढ़ा ना दें। तो हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस करना माना क्या है कि उसको एक कार्बन एनरिच मटेरियल के अंदर में रख के, जिस मटेरियल से डिफ्यूज़ होकर कार्बन उस मेटल के अंदर में मतलब लोहे के अंदर में चला आ जाए, ठीक है, उस मटेरियल को बोलता है कार्बोराइजिंग मटेरियल। तो सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल देखो यहाँ पे जो एमोनिया दिया हुआ है गैस है, पेट्रोल और केरोसिन तो लिक्विड है, तो सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल यहाँ पे चारकोल ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल हार्डनिंग आफ्टर हीटिंग द स्टील टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इट इज़ हेल्ड एट द टेम्परेचर एज सोकिंग टाइम फॉर नॉर्मली। तो हीट ट्रीटमेंट में हीटिंग के बाद हम लोगों को सोकिंग करना पड़ता है। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहे हैं सोकिंग का टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 5 मिनट्स फॉर 10 mm थिकनेस, 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
क्विंचिंग मीडिया इज यूज फॉर हार्डनिंग HSS टूल। HSS टूल को हार्ड करने के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडियम इस्तेमाल होगा? वो क्विंचिंग मीडियम होगा ऑयल, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर द HSS टूल? ठीक है, तो ना HSS टूल के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर हो जाएगा 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है ये इसका एक लिस्ट बना के आप लोग बाय हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। Which one of the following is the purpose of tempering a hardened steel? ठीक है, तो हार्डन स्टील को टेम्परिंग करने का पर्पस क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द टफनेस, टफनेस को बढ़ाने के लिए। वाइल नॉर्मलाइजिंग द स्टील शुड बी कूल्ड। ठीक है, मैंने नॉर्मलाइजिंग के दौरान स्टील को कैसे ठंडा करना है? ऑप्शन नंबर ए, इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तक आने तक उसको स्थिर बतास में, स्थिर हवा में उसको ठंडा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज इन द सरफेस ऑफ द लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में का सरफेस में कार्बन को परसेंटेज को बढ़ाने का प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज कार्बोराइजिंग। ठीक है, यहाँ पे केस हार्डनिंग ऑप्शन नहीं है, तो ना केस हार्डनिंग क्या मैंने अंदर में ही सारा कार्बोराइजिंग नाइट्राइडिंग पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कार्बोराइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस of producing component with tough and ductile core and a hard outer surface is known as। एक तो प्रोसेस है जिसके अंदर में टफ एंड डक्टाइल कोर रहेगा और बाहरी लेयर बिल्कुल हार्ड रहेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उस प्रोसेस का नाम केस हार्डनिंग। The process of heating steel to about 40 degrees centigrade above the upper critical temperature and cooling it in steel air to room temperature is known as normalizing। ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का 40 डिग्री ऊपर इसको गर्म करना है और स्टील एयर में ठंडा करना है, तो प्रोसेस हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। टेम्परेचर लगभग हीटिंग टेम्परेचर लगभग सेम होता है, सोकिंग भी सेम होता है। अगर उसको फर्नेस के अंदर ठंडा किया जाए तो एनेलिंग होगा, अगर स्टील एयर में ठंडा किया जाए तो नॉर्मलाइजिंग होगा, और उसको तेल, पानी और ब्राइन सॉल्यूशन में अगर क्विंच कर दिया जाए तो प्रोसेस हार्डनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट? तो ऐसा कौन सा हीट ट्रीटमेंट है जो स्केल फ्री सरफेस प्रोड्यूस करता है? वो होगा इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग में बाहर में कोई स्केल नहीं होता। स्केल क्या होता है? आप लोग अगर फाइल करते हो तो आप लोग जब माइल्ड स्टील का जो ऊपर काला काला दिखता है उसको बोलता है स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनेलिंग इज डन टू। हीट ट्रीटमेंट में एनेलिंग किस लिए किया जाता है? इंक्रीज सॉफ्टनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम मोर हार्डेंड एंड ऑल्सो विल बिकम मोर ब्रिटिल। तो हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर में हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटिलनेस भी आता है, और उस ब्रिटिलनेस को रिड्यूस करने के लिए मेटल को हमको हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करना पड़ता है। फॉर केस हार्डनिंग द फर्स्ट स्टेज इज कार्बोराइजिंग। बाई कार्बोराइजिंग इट मीन केस हार्डनिंग का पहला स्टेज है कार्बोराइजिंग। तो ना कार्बोराइजिंग मतलब उसका बाहरी सरफेस पे कार्बन को घुसाना। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन ऑन द स्टील पीस। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन टू कोर ऑफ द पीस, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस, सरफेस में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना। जितना डेप्थ तक उसका कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाएगा उतना डेप्थ तक वो हार्ड हो जाएगा।
Next question for annealing. Hypoeutectoid steel, according to the carbon content, it should be heated to. देखो हीट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग स्टील 3 प्रकार के होते हैं, यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील एंड हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। यूटेक्टॉइड स्टील किसको बोलते हैं? जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 या 0.83% होता है उसको बोलता है यूटेक्टॉइड स्टील। अगर उससे कम है तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, अगर 0.83 से ज़्यादा है तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो यहाँ पे बोला है कि हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील का एनेलिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोग अगर आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम देखते हैं तो आप लोग गौर किए होंगे कि एनेलिंग का जो फिगर है वहाँ पे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील के लिए अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हियर इज द आंसर बी, 30 to 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट। ठीक है, और मेरे को समय मिलेगा तो मैं जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का पूरा डिस्कशन कर देंगे एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन एट हीटेड सॉल्ट बाथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोराइजिंग सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा कार्बोराइजिंग सॉल्ट नहीं है। सोडियम सल्फेट कार्बोराइजिंग सॉल्ट नहीं है, क्योंकि सल्फर गुण लोहे के सल्फर कार्बन के अंदर में घुस जाएगा तो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ब्रिटिल हो जाएगा और बहुत वोलाटाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनेलिंग द heated steel piece is cooled. Option number A, slowly in the furnace itself by switching the heat supply। ठीक है, हीट सप्लाई को बंद करके धीरे धीरे फर्नेस के अंदर ही गर्म किया जाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज टू रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, जो मेटल के अंदर में जो स्ट्रेसेस बना हुआ होता है फोर्जिंग, हैमरिंग और कास्टिंग के दौरान, तो ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको बाहर निकलने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये था हीट ट्रीटमेंट का पूरा वीडियो। ये इस हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ का जो 10 वीडियो है, ये 10 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इससे बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका और भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अभी तक आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो कि आपको मैं बाद में मदद कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।